नाउ स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियन प्रिंसिपल को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे। ठीक है ना। इफेक्ट नंबर 6 देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्लास में और ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करके आने हैं टोटल 6 पॉइंट्स। ओके, ली चैटल प्रिंसिपल पूरा आपको रिवाइज करके आना है। अब देखिए बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को कैसे पढ़ा जाता है। थ्योरेटिकली आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, वो अलग बात है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है वेंट ऑफ इक्वेशन की हेल्प से। तो वेंट ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चों, कौन सी इक्वेशन सर? वेंट ऑफ इक्वेशन। ओके, वेंट ऑफ इक्वेशन। अब देखिए क्या करना है। एक बात तो आपको पहले से ही पता है, क्या अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इस बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। हाँ, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही, उसका ही चेंज देख के कि वो बढ़ गया है या घट गया है टेम्परेचर बढ़ाने से, आप क्या डिसीजन लोगे बच्चों? आप डिसीजन लोगे कि वो फॉरवर्ड जा रही है कि बैकवर्ड। थोड़ा एहसास आपको करा देते हैं। देखिए जरा, इसको अभी छोड़ो, पहले आप ये समझो मैंने आपसे क्या बोला। मैंने आपसे ये बोला है, ध्यान से सुनिए, क्या कि यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, या डिक्रीज करोगे, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो यदि आपने बच्चों टेम्परेचर चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। बाय चेंजिंग, ध्यान से सुनिए, बाय चेंजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज। ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से बच्चों, मान लो कि T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था, K1। ठीक, और K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KF1 बाई KF बाई KB होता था ना, KF1 बाई KB1। और मान लो T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया, K2। ठीक है ना। ओके, तो ये KF बाई KB के रेशियो के इक्वल होगा, लेकिन ये आपका क्या, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि किस पे है, टेम्परेचर T2 पे। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप ये मत समझना कि ये कोई असली एग्जांपल है, मैं समझाने के लिए, पहले मैं एक बेस तैयार कर रहा हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, फिर अभी हम वेंट ऑफ इक्वेशन की हेल्प से जो आपको पढ़ाएंगे आपको उस पर ही भरोसा करना है। पहले आप यहाँ पर सीखो, मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो कि टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, T2 इज ग्रेटर देन T1। भाई उसी रिएक्शन को पहले तुम T1 टेम्परेचर पे कर रहे थे, अब तुम T2 टेम्परेचर पे कर रहे हो, यानी कि टेम्परेचर तुमने उसी रिएक्शन का इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अब सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, सुनो, हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। हाँ, अब चेंज हो जाएगा तो ध्यान से सुनिए, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था, K1 T1 टेम्परेचर पे, अब K2 हो गया है। तो पता है मैंने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, चेंज बोला है मैंने ये नहीं बोला कि इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज। भाई गलत आप मत लीजिएगा इसको, मैंने सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज किया। T1 टेम्परेचर था, T2 हो गया, और मैंने आपसे क्या बोला कि T2 इज ग्रेटर देन T1। अब मैं ये कह रहा हूं कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। आपने बोला यस सर, पहले K1 था, अब K2 हो गया। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या अब ऐसा दो केस हो सकते हैं यहां पर, क्या क्या पता K2 इज ग्रेटर देन K1 हो जाए। भाई क्या पता टेम्परेचर बढ़ाने से नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 K1 से बड़ा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। कहने लगा कैसे सर, कहने लगा कैसे सर, पहले मैं लिख देता हूं, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऐसी कंडीशन में, फॉरवर्ड। कहने लगा कैसे, तो भाई थोड़ी मैथ्स लगा लीजिए, है ना, थोड़ी मैथ्स लगा लीजिए। कैसे एक बात बताओ भाई, K2 बड़ा क्यों आ रहा है, यानी कि KF बड़ा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तभी तो ये रेशियो ज्यादा आ रहा है। यानी कि इसका जो KF है वो इस KF से बड़ा है पक्का, इसका जो KF है वो इस KF से बड़ा है। ये आप इतना ऐसे देखो, उसको मत देखो आप देखो ना K2 का वैल्यू बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि KF बहुत ज्यादा आ रहा होगा KB से, और KF ज्यादा होने का मतलब है क्या, KF KB से बड़ा है तो वो फॉरवर्ड ही तो चल रही होगी यार। KF कांस्टेंट है किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो यानी कि रिएक्शन किधर मूव करेगी, रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ रहे हो? तो सुनो ध्यान से, यदि टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक, और ऐसा करने के बाद अगर K2 इज ग्रेटर देन K1 मिल रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड। और इसी का रिवर्स केस क्या, कि यदि K2 आपका लेस देन K1 हो गया, तो सोचो K2 छोटा हो गया, इसका मतलब इस बार KF क्या हो गया होगा, छोटा। तो KF छोटा होने का मतलब है KB बड़ा हो गया होगा। ऐसा सोचो, ऐसा फील करने का तरीका है। यानी कि अब कौन बड़ा, KB, तो रिएक्शन रिवर्स में चल रही होगी, यानी कि रिएक्शन कैसे चलेगी,
रिवर्स में। जस्ट ये आपको मैंने क्या दिया, हिंट दिया कि ऐसे करके हम इसकी स्टडी करते हैं। अब आइए रियलिटी पे आते हैं। तो सबसे पहले वेंट ऑफ इक्वेशन लिखिए बच्चों। तो वेंट ऑफ इक्वेशन क्या आपका, डी, वेंट ऑफ इक्वेशन क्या आपकी, डी एल एन ऑफ के पी। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे लिखा क्या है, डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट। देखो किसी, अब एक बात और बता देता हूं, डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर। कुछ किताबों में ओनली डेल्टा एच लिखा रहता है, कुछ किताबों में आप पढ़ोगे तो डेल्टा एच नॉट लिखा रहता है, ठीक। चाहे डेल्टा एच लिखा हो, चाहे डेल्टा एच नॉट लिखा हो, ठीक है। एंथैल्पी को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट माना जा रहा है। क्या सर, एंथैल्पी को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट माना जा रहा है, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि एंथैल्पी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्योंकि अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एंथैल्पी को इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, अभी देखिएगा, यानी कि एंथैल्पी को आपको कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। तो जब एंथैल्पी को कांस्टेंट मान के चला ही जा रहा है तो भाई मैंने डेल्टा एच नॉट लिख दिया, क्या गलती कर दी, है ना, क्योंकि डेल्टा एच नॉट तो फिक्स है ना आपका, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ना डेल्टा एच नॉट, याद करिए। तो इसको मैंने डेल्टा एच नॉट लिख दिया ताकि टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट हो जाए। और इंटीग्रेशन करते टाइम, बात समझ रहे हो, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि डेल्टा एच नॉट और यहां साथ में dt लगाओ। जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं भैया, दिल पे मत ले लेना, ठीक। अब इंटीग्रेशन के साइन से मैं इसको बाहर ला सकता हूं क्योंकि कांस्टेंट है ये, बस इतना कह रहा हूं मैं तुमसे। तो अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक, ये चीज़ है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो, बहरहाल ये इक्वेशन आपने याद करी। अब सुनिए, अब सुनिए, एक काम करना है, क्या, देखो एक काम करना है, कुछ बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं। एक बात बताइए बच्चों, यहां पे देखिए थोड़ा सा, तुमने फिजिक्स में डी एक्स पढ़ा हुआ है, यस सर। तुमने फिजिक्स में डी एम पढ़ा हुआ है स्मॉल मास के लिए, यस सर। तो भाई एक बात बताओ, डी के साथ एक्स आ सकता है, एम आ सकता है, एम कोई फिजिकल क्वांटिटी, एक्स कोई लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट है। तो एक बात बताओ, डी के साथ क्या एल एन के पी नहीं आ सकता है, जैसे एक्स आ रहा था, जैसे आपका एम आ रहा था, वैसे डी के साथ एल एन के पी आ गया। तो क्या समस्या हो गई भाई, ये भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है और ये भी कोई नंबर है, सही है ना, ओके। नंबर का मतलब है, नंबर तो शब्द मैंने ज़्यादा अच्छा यूज़ नहीं किया, नंबर शब्द ज़्यादा मैंने अच्छा यूज़ नहीं किया। ये भी कोई क्वांटिटी है, ये भी कोई क्वांटिटी, तो ये भी कोई क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली क्वांटिटी तो नहीं है, आप समझ रहे हो ना, केपी लगा हुआ है यार यहाँ पर, कांस्टेंट है, केपी तो कांस्टेंट है, तो एलएन केपी। लेकिन पता है बात क्या है, हम यही तो पढ़ने जा रहे हैं ना, केपी किस तरीके से डिस्टर्ब होगा। केपी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो वो देखो ना, ये देखो ना, यहाँ पर देखो डी एल एन के पी का रिलेशन कहीं ना कहीं टेम्परेचर से, टेम्परेचर में कुछ चेंज होगा तो इसमें कुछ होगा भी, वो इंटीग्रेशन करके आपको दिखाएंगे, पढ़ा है ना अभी आपको। टेम्परेचर चेंज करोगे तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। अब आइए देखिए, एक काम करिए, ये वाली बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई, मैं यहीं पे एक बार फिर से बता देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। सुनो भाई, अगर मैं तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ डी दे दूँ तो तुम आंसर क्या दोगे, एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम अगर मैं तुम्हें निकलवाने के लिए बोलूँ तो तुम एम बोल देते हो। तो एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एन के पी बोलूंगा तो तुम एल एन के पी बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे, बताओ। एक्स की जगह एम की जगह क्या है, एल एन के पी, बस यही पढ़ाना था। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, ठीक। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, और फिजिक्स की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये डी टी एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, ये डी के साथ जो भी लगा स्मॉल नंबर की तरह बिहेव करता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप इधर उधर भेज सकते हैं, ये मैंने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया हुआ है। तो क्या हो जाएगा बताओ, डी एल एन के पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन में आर, और सुनो ये टी स्क्वायर को मैंने लिखा 1/t², ठीक है ना, सुनिएगा। और डी टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उधर चला गया, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इधर टी था तो डी टी हम इधर लेके आ गए, क्या दिक्कत है, ऐसा हो गया। अब सुनना, एक काम और कर सकते हो आप, क्या, चलो इंटीग्रेट कर दो। अभी मैं लिमिट्स नहीं लगा रहा हूं, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो यदि इसको इंटीग्रेट किया आपने बोथ साइड, ठीक, ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा बताओ, एल एन के पी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, एल एन के पी, ये देखो कराया अभी, तो ये हो गया एल एन के पी बराबर, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, डेल्टा एच नॉट कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, 1/t² का। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, वेरिएबल यहाँ टी और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ऑपरेटर डी टी लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहां से हो जाएगा एल एन के पी बराबर
डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये 1/t² है, t² ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा और dt। ठीक, अब बताओ क्या आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे? बोलो। ln kp बराबर डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर। ठीक, इसका t की पावर -1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, जो आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, मानते हो कि नहीं? और बस, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास ln kp बराबर डेल्टा एच नॉट बाय आर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, -2 + 1, नीचे -1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता और माइनस यहां लगा देंगे हम लोग। समझ रहे हो ना भैया? देखो नीचे वाला माइनस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया सामने, ए यहाँ आ गया। ठीक, ओके नाउ, और यहाँ क्या बचा बताइए? यहाँ बचा t की पावर -1, t की पावर -1 बच गया, सही है, और प्लस सी, और t की पावर -1 को क्या लिखोगे, 1/t। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा ln kp इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन में आर इंटू भाई टी नीचे आ जाएगा, लो, और प्लस सी। ये लीजिए, ये एक रिलेशन आ गया ln kp और डेल्टा एच, ln kp और टी के बीच में रिलेशन, क्योंकि डेल्टा एच नॉट कॉन्सेंट है, आर कॉन्सेंट है, तो ये एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन की हेल्प से पहले तो आप ग्राफ बना लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। अच्छा एक चीज और, चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं। क्या रिलेशन आया, ln kp इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस सी। ये एक इक्वेशन बच्चों आपके पास आ गई। ठीक, अब इसको कंपेयर कराइए आप किससे, इसको पहले आप लिख लो, पता है कैसे, मैं बताता हूँ। ln kp है ना बराबर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन में आर इंटू 1/t की पावर 1 और प्लस सी। क्यों सर? क्योंकि आप इसको कंपेयर करोगे किससे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक, तो x की जगह क्या आ रहा है बताओ, x की पावर 1 है यहाँ, तो यहाँ पर भी तो क्या है, 1/t की पावर 1, तो x की जगह क्या आ रहा है, 1/t। ठीक, और सुनो y की जगह क्या आ रहा है, ln kp। ठीक है, और सुनिए ध्यान से, स्लोप की जगह क्या आ रहा है, ये m स्लोप क्या है, माइनस, ये ना पूरा स्लोप, तो स्लोप m का मतलब स्लोप, ये लोग, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक, ये कितना आ रहा है बताइए, माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। ठीक है ना, अब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो, पीछे से आए हो ना, तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो तो आपको पता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक, तो ध्यान दें बच्चों, केस फर्स्ट इसका फॉर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक के लिए स्टूडेंट्स बताइएगा जरा, डेल्टा एच नॉट कैसा होता है आपका, पॉजिटिव। ठीक, मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो यदि, अब ध्यान देना भाई, डेल्टा एच नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्लोप, कि स्लोप पॉजिटिव होगी नेगेटिव। सुन लो, अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है तो प्लस, और यहां बाहर माइनस, प्लस माइनस आंसर आ जाएगा माइनस, और अगर डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, प्लस। बात समझ रहे हो? तो यहां पर स्लोप कैसा आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव। पहले ग्राफ बनवाना मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि ग्राफ के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए यस, एंडोथर्मिक के लिए m का मतलब स्लोप है, मैंने पहले लिख दिया है। m क्या है आपका, स्लोप, घबराना नहीं भाई इसमें, है ना, इसमें परेशान मत होना, m का मतलब स्लोप होता है। तो स्लोप कितना आएगा बताओ, स्लोप कैसा आ जाएगा बताओ, ध्यान से चेक करो, बाहर माइनस है, यस सर। डेल्टा एच नॉट कैसा है, ये डेल्टा एच नॉट कैसा है, पॉजिटिव है, और आर तो है ही पॉजिटिव। अब बताओ, प्लस माइनस माइनस ही तो आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि स्लोप नेगेटिव आएगा, यानी कि ग्राफ कुछ येलो कलर से बना रहा हूं, कुछ ऐसा आएगा ग्राफ। ग्राफ सर किसके किसके बीच में, तो जवाब है ग्राफ आएगा, y क्या है, y एक्सेस पे ln kp और x एक्सेस पे 1/t। तो ln kp और 1/t के बीच में जो ग्राफ आएगा, और इंटरसेप्ट कितना है, ये c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से c इज इक्वल्स टू c आ रहा है, तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। और स्लोप कैसा आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप और इंटरसेप्ट कितना, c। तो ग्राफ ये ऐसे करके जाएगा, पता है आपको, और लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ ऐसे करके जाएगा नेगेटिव स्लोप के साथ।
मानते हो कि नहीं इस बात को? और इंटरसेप्ट कितना है? सी है। ये लो, इंटरसेप्ट सी, और स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और है कितना स्लोप? तो इतना है स्लोप, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन में आर। और फाइनली कैसा आएगा? एंडोथर्मिक के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब वो तो डेल्टा एच नॉट की जो भी वैल्यू दी होगी वो सब बात की बात है। अब इसी तरीके से एक्सोथर्मिक के लिए, फॉर बी पार्ट, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हीट बाहर निकलेगी तो डेल्टा एच कैसा आएगा आपका? नेगेटिव। सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी तो डेल्टा एच नॉट कैसा आएगा आपका? लेस देन जीरो, यानी कि डेल्टा एच नॉट कैसा आएगा आपका? बोलिए, नेगेटिव। सही है। तो यदि डेल्टा एच नॉट बच्चों नेगेटिव आएगा तो स्लोप कितना आ जाएगा बताइए? एम। स्लोप कितना आएगा? ये माइनस बाहर, और डेल्टा एच नॉट खुद ही नेगेटिव हो गया, और नीचे क्या है? पॉजिटिव है। आर पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस ऊपर प्लस, प्लस अपॉन प्लस, प्लस पॉजिटिव स्लोप। यानी कि इस बार ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा लेकिन पॉजिटिव स्लोप के साथ बनेगा और इंटरसेप्ट सी होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका ग्राफ? ध्यान दीजिए, एल एन के पी वाई एक्सेस पे, ठीक, और एक्स एक्सेस पे बच्चों 1 अपॉन टेम्परेचर लाइक दिस। और यहां पर ग्राफ कैसा आएगा? ये देखिए, पॉजिटिव स्लोप के साथ आ रहा है, और इंटरसेप्ट कितना है वाई एक्सेस पे? सी। ठीक, और स्लोप कितना है इस बार? स्लोप तो अगेन वही है, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन में आर। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या 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 एंडो सॉरी एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो स्लोप ओवरऑल कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसलिए ये देखिए पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। ठीक, तो एक तो ये हो गया। अब सुनो, क्या इसी इक्वेशन में आप चेंजेस कर सकते हैं? मतलब ध्यान से सुनिए, अभी आपकी इक्वेशन क्या आई थी? बोलिए, एल एन के पी बराबर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन में आर इंटू 1 अपॉन टी, ठीक है ना, प्लस सी। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, लॉग एल एन को तुम लॉग में चेंज करो तो 2.3032 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग ऑफ के पी हो जाएगा बेस 10 पे। ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, है ना, इंटू 1 अपॉन टी प्लस सी। अब बताओ, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई है 2.303, उधर जाके डिवाइड कर देगा। सो लॉग बेस 10 के पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन ये 2.3032 मल्टीप्लाई करेगा यहां पर आके, ठीक है ना, आर। और ध्यान से सुनना, इनटू में 1 अपॉन टी ऐसे ही रहेगा। और सुनो, जब सी में इस नंबर का डिवाइड लगेगा 2.3032 का, तो सी अपॉन 2.3032 एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। यार क्या दिक्कत है? होगा कुछ, तुमसे क्या मतलब है? उसको सी डैश बोल दो, क्योंकि ये 2.3032 इसमें भी डिवाइड करेगा और इसमें भी, सी में भी करेगा, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि सी बराबर क्या हो जाएगा? सी डैश अपॉन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सी डैश क्या हो जाएगा? सी अपॉन 2.3032। अब इतनी मैथ्स तुम्हें नहीं लगानी भैया, तुम्हें बस मैं इतना बता रहा था कि ln वाले से log में लेके आओगे 2.3032 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसा ही आपको दिखाई पड़ेगा। बस डेल्टा एच नॉट के नीचे क्या आ जाएगा इस बार? फैक्टर r के साथ 2.3032। फिर से इसको कंपेयर कराओगे किससे? y बराबर m x प्लस सी से। ठीक, तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ? ग्राफ कैसा आएगा? तो जल्दी जल्दी देख लो, एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसा आएगा? अब स्लोप कितना है? इतना, बस, और कोई बात नहीं है। तो एंडोथर्मिक के लिए आएगा स्लोप नेगेटिव ही, स्लोप ऐसा ही आएगा आपका। बस स्लोप हो कितना जाएगा इस बार? इतना हो जाएगा। बस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर पहले था, अब उसमें आर में एक मल्टीप्लाई और हो जाएगा 2.3032 का। क्या दिक्कत है? तो हो जाएगा कितना? माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन में 2.3032 आर, बस। और ये क्या है इस बार? लॉग एल एन की जगह क्या आ जाएगा? वाई एक्सेस पे लॉग के पी और एक्स एक्सेस पे 1 अपॉन टी। ठीक, और इसी तरीके से फॉर एक्सोथर्मिक स्लोप आपका पॉजिटिव ही आएगा, बस स्लोप की वैल्यू बदल जाएगी।
आर में 2.3032 से क्या होगा मल्टीप्लाई, ये स्लोप ऐसे करके आएगा। हाँ एक चीज और, ये इंटरसेप्ट सी है आपका, है ना, ये क्या है सी, ये क्या है आपका सी, सी का मतलब यही सी डैश जो नया वाला है, ठीक। और यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा, m बराबर माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3032 आर इंटू में बस, हाँ ठीक है। और ये फाइनली स्लोप पॉजिटिव आएगा, कारण आपको बता दिया, ठीक। बस इतने से चेंजेस हैं। अब एक काम करते हैं, ध्यान सुनिए, अब एक काम करते हैं, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा मुद्दा क्या था कि वेन हॉफ इक्वेशन की हेल्प से ये पता करना कि जब हमने टेम्परेचर T1 से इंक्रीज करके T2 कर दिया है, या T1 से T2 कर दिया है, अब इंक्रीज किया डिक्रीज किया, वो सब बात की बातें देख लेंगे, ठीक। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 से चेंज होकर K2, तो वो फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी वो हमें देखना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will be changed by changing temperature, by changing temperature T, ठीक। ये आपकी हेडिंग है। अब देखिए हम एक काम करते हैं बच्चों, मान लो क्या, मान लो टेम्परेचर पहले T1 था और T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, एंड टेम्परेचर T2 पे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K2 है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हम जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो जो जो टेम्परेचर इंक्रीज वाले केस आज मैं पढ़ा के जाऊंगा, टेम्परेचर डिक्रीज का सवाल आ जाए तो उसी का रिवर्स कर देना। सुना भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ रिजल्ट निकलवा के जाऊंगा और बोलूंगा याद कर लेना। आप क्या करोगे, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करा के सवाल दे दिया एग्जाम में, तो जो मैंने पढ़ाया है उसका अपोजिट रिजल्ट सोच लीजिएगा। सवाल भी कराएंगे, परेशान ना हो, नेक्स्ट क्लास में। मैंने क्या माना है, मैंने अज्यूम किया है, इस स्टडी में हमारा अजम्पशन क्या है, जो आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, हमारा अजम्पशन क्या है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ये हमारा अजम्पशन है। चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, मैं क्या कर रहा हूं, पहले T1 टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही थी तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था। अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है भाई, और इंक्रीज करके T2 कर दिया है, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 टेम्परेचर पे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो अब मैं ये देखने जा रहा हूं कि एंडोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया किधर शिफ्ट होगी, ये मैं देख के पता करूंगा K1 और K2 से। यदि 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 K2 बड़ा हो गया K1 से, यदि K2 K1 से बड़ा हो गया तो फॉरवर्ड जाएगी, यदि K2 K1 से छोटा हो गया तो वो रिवर्स जाएगी, सही है। अब देखिए जरा, आइए वापस से वही अपनी इक्वेशन वेंट ऑफ वाली यूज करते हैं। क्या था, डी एल एन के पी बाय डी टी इज इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक। ओके नो, अब देखिए इसको ना हम चलो एल एन के फॉर्म में ले आएंगे हम, चलो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी एल एन के पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी, सही है। अब सुनो, इंटीग्रेट करो, इस बार लिमिट लगा के करोगे, इंटीग्रेट किया और लिमिट K1 से K2 चेंज होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है, ठीक। अब ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln Kp का, भाई डी एल एन के पी है तो ln Kp हो जाएगा ये, और लिमिट लगेगी तुम्हारी कहां से कहां, K1 से K2 इज इक्वल्स टू, अब सुनो, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर तो ऐसे ही रहेगा, और इंटीग्रेशन तुम किसका करोगे, लिमिट T1 से T2, अभी करके दिखाया था इंटीग्रेशन 1/t² dt का, तो वही तो दोबारा कर रहा हूं भाई, ठीक। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे ध्यान से चेक करिएगा, देखिए यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ln Kp, सॉरी जहां जहां Kp है वहां वहां क्या रखोगे, कि Kp के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था यहाँ एक तरीके से, तो Kp की जगह K2 रखेंगे अपर लिमिट में,
तो ln k2 फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ln k1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फंक्शन है ना ln kp तुम्हारा, तो kp की जगह अगर kp k2 रखोगे अपर लिमिट के लिए, और माइनस लोअर लिमिट के लिए kp की जगह k1 रखोगे। ठीक, तो ये ऐसा बन जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिएगा जरा, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर तो बाहर है ना, तो ये हो गया। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो 1/t² का इंटीग्रेशन कितना आया था, 1/t, अभी पढ़ाया था आपको, और इसमें लिमिट लगेंगी कहाँ से कहाँ, t1 से t2। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, अब log a माइनस log b या log m माइनस log b, log m माइनस log n, पता है ना, जल्दी से साइड में देख लो भाई क्या करने जा रहा हूं। देखो देखो, ln का मतलब log m माइनस log n हो, अगर ये बेस e पे तो ln बोलोगे, log m माइनस log n, log m बाय n। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगा रहा हूं, ln k2 माइनस ln k1, m की जगह k2, n की जगह k1, तो m बाय n यानी k2 बाय k1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, लिमिट्स रख दीजिए 1/t2 माइनस 1/t1। ठीक, ऐसा हो गया, करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको अच्छा ना लगे। हाँ, एक गलती तो हो गई भाई, एक गलती तो हो गई, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे भाई माइनस भी बाहर आएगा ना भाई, टी की पावर -1, -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस बाहर आएगा, यहाँ एक माइनस भी तो है, और माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ln k2 बाय k1 इज इक्वल्स टू, माइनस अंदर भेजोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इन द ब्रैकेट 1/t1 माइनस 1/t2। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे भाई, जब 1/t² का इंटीग्रेशन किए थे तो क्या हुआ था बताओ, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है बताओ, टी की पावर -1 और -1 से डिवाइड करा होगा तो ये वाला माइनस बचा होगा ना, तो वही माइनस बाहर लिखा हुआ है, बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो ये रिजल्ट आपका आ गया, क्या, ये रिजल्ट आपका आ गया, ये ln के फॉर्म में आया है। यदि आपको log के फॉर्म में लिखना हो, आप log के फॉर्म में लिख लो, इसको log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो log बेस 10 में आ जाएगा, log ऑफ k2 बाय k1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन में r इन द ब्रैकेट 1/t1 माइनस 1/t2। सही है, ओके। अब ये जो 2.3032 नंबर यहाँ मल्टीप्लाई लॉग में, उधर जाके डिवाइड करेगा तो r में मल्टीप्लाई कर देगा नीचे। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, log k2 बाय k1, log k2 बाय k1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3032 है ना, 3032 r, ठीक है ना, 2.3032 r, और ब्रैकेट में 1/t1 माइनस 1/t2, ब्रैकेट में 1/t1 माइनस 1/t2। ठीक, ये हो गया। अब ये बन के आ गया, एक बार एंडोथर्मिक के लिए लगाओ, एक बार एक्सोथर्मिक के लिए लगाओ। नाउ केस नंबर 1 फॉर एंडोथर्मिक, फॉर, मान के क्या चले हो, अजम्पशन क्या है तुम्हारा यहां पर, याद रखना अजम्पशन क्या था तुम्हारा ये स्टडी करते टाइम, कि T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। ठीक, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है ना, बात समझ रहे हो, यानी कि डेल्टा एच नॉट कैसा है, समझ लेना भाई मेरी बात को ध्यान से, पॉजिटिव। और सुनना ध्यान से फिर कमेंट करना भैया, समझ लो मैथ्स लगाएंगे हम। देखो इधर मैथ्स लगाओ भाई, देखो इसको ऐसा ही कॉपी कर लो, log k2 बाय k1 है ना, इज इक्वल्स टू, एक बार बताओ भाई, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है, ये पूरा देखो मैं येलो कलर से निशान लगा रहा हूँ, समझ लेना, ये हो गया पॉजिटिव भाई, पॉजिटिव वैल्यू, और नीचे तो है ही पॉजिटिव, तो यहाँ पूरा आगे आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया क्या पॉजिटिव, ये वाला पूरा हो गया पॉजिटिव, इनटू, अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? एलसीएम लेना आता है, क्या आ जाएगा? T2 इंटू वन T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब बताओ जरा ध्यान से, नीचे T1 T2 पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, ठीक, तो ये तो है ही पॉजिटिव, ठीक। और सुनो, T2 माइनस T1, ठीक। T1 बड़ा है, T2 छोटा है, बताओ बड़े में से छोटा घटाओगे भाई। देखो T2 T1 दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। अरे यार, एक 400 केल्विन, एक 300, तो 400 में से 300 माइनस करोगे तो प्लस ही तो आएगा। 400 माइनस 300 तो प्लस ही तो आएगा यार, सब कुछ प्लस हो गया भाई, सब कुछ प्लस हो गया। यानी कि क्या हो गया इस केस में? इस केस में log K2 बाय K1 इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। भाई ये पूरा पॉजिटिव हो गया ना, तो ये log की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और सुनो, कल पढ़ाया था, भूल गए हो लग रहा है, कल पढ़ाया था, भूल गए हो लग रहा है। सुनो, क्या मैंने पढ़ाया था कि यदि log x पॉजिटिव होता है तो पक्का x इज ग्रेटर देन 1 होता है, याद है? तो x की जगह क्या आ रहा है बताओ? K2 अपॉन K1। यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? K2 बाय K1 इज ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, क्योंकि log ऑफ K2 बाय K1 इज ग्रेटर देन 0। log पॉजिटिव है, log का वैल्यू K2 बाय log ऑफ K2 बाय K1 पॉजिटिव है, तो K2 बाय K1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब K1 K2 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी यार पॉजिटिव, उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो K2 इज ग्रेटर देन K1 इंटू 1 K1। मैथमेटिक लगाई यार, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में K1 इंटू, अरे इनइक्वालिटी पढ़े हो बेसिक, K1 उधर चलाएगा भाई, दोनों K1 K2 पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना यार, क्या दिक्कत है? ठीक, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कर लो, K1 से इधर भी मल्टीप्लाई किया और K1 से इधर भी, तो K1 से K1 यहाँ कट गया होगा, और 1 इंटू K1 K1 और K2 K2 इज ग्रेटर देन K1। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी भाई। अब सुनो क्या आ गया रिजल्ट? K2 इज ग्रेटर देन K1, तो K2 इज ग्रेटर देन K1 यानी कि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा आ रहा है, यानी कि फॉरवर्ड में चलेगी रिएक्शन। स्टार्टिंग में ही आज क्लास में बताया था। तो इक्विलिब्रियम will shift in forward direction। सही है? सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से, क्या बोला सर? सर अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे होगे ना, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और प्रोसेस कैसा है ये भी ध्यान रखना है, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर कोई रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक नेचर की, यानी कि वो अपनी होने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करती है, और तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सिस्टम फॉरवर्ड में मूव करेगा भाई, ध्यान रखना, रिजल्ट है, याद रख लेना। अब सुनो, इसी में अगर तुम चाहो तो मैं डिस्कस कर सकता हूं, अगर तुम चाहो तो मैं डिस्कस कर सकता हूं, वैसे मैं नहीं पढ़ाने वाला था, बट सुन लो, एंडोथर्मिक में ही फॉर, अगर तुम चाहो तो इसी के अंडर में फॉर एंडोथर्मिक में ही, सुन लो, अगर एंडोथर्मिक में मान लो तुम टेम्परेचर डिक्रीज करे, अरे भाई मान लो, इस बार तुम्हारा अजम्पशन क्या है, मान लो ऐसा तुम्हारा मन कर रहा है, अजम्पशन क्या है तुम्हारा कि T2 इज लेस देन T1। भाई हो सकता है कि प्रोसेस तो एंडोथर्मिक था, लेकिन तुमने क्या किया, एक बार उसको T1 पे कराया, एक बार T2 पे कराया, और जो नया रिएक्शन कराया T2 पे, तो T2 को तुमने कम रखा, पहले 400 केल्विन पे करा रहे थे, अब 300 केल्विन पे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक। तो यदि T2 T1 से छोटा हो गया और प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो ध्यान सुनो, डेल्टा H0 तो तुम्हारा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब यहां आप देख लो, ये रिजल्ट जो तुम्हारा आया था ये पूरा पॉजिटिव बनेगा, यहां समझ लेना भाई, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, डेल्टा H0 तो है ही पॉजिटिव, तो ये पूरा तो पॉजिटिव मिला तुम्हें, है ना? और इनटू, अब ध्यान सुनो, एक बात बताओ, अगर T2 छोटा हो गया, T1 बड़ा हो गया, मतलब कुछ ऐसा, ये छोटा 300 केल्विन पे, और मतलब नया टेम्परेचर 300 केल्विन, पुराना वाला 400, पहले 400 पे थी, टेम्परेचर घटा दिया, 300 माइनस 400 तो प्लस में आएगा, ठीक, और नीचे तो हमेशा प्लस में, सॉरी माइनस में आएगा इस बार, 300 माइनस 400 माइनस 100। अरे यार चेक करो ना, पुराना टेम्परेचर 400 केल्विन था और नया कितना हो गया 300, 300 माइनस 400, माइनस का 100 आएगा, नीचे तो पॉजिटिव होगा, 300 इंटू 400 1200, ठीक। तो ये आ जाएगा ओवरऑल नेगेटिव। तो इस बार ये जो पूरा सेकंड टर्म है, मतलब स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव, बट ये हो गया नेगेटिव, ठीक, ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव। तो इंटू नेगेटिव, अब बताओ प्लस इंटू प्लस, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ही तो होता है। कहने का मतलब ये है क्या, कि log K2 बाय K1 लेस देन 0 हो जाएगा। और जब कल की क्लास में पढ़ाया था कि जब log x लेस देन 0 होता है भाई,
तो नेगेटिव होता है तो x को लेस देन 1 होना पड़ेगा, यानी कि ये जो k2 बाय k1 है, ठीक, ये लेस देन 1 हो जाएगा, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उधर कर दो तो k2 इज लेस देन k1 हो गया, यानी कि बच्चों k2 छोटा पड़ गया, k2 छोटा, तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कम आ रहा है। कम आने का मतलब क्या है, अभी बताया था k2 इज लेस देन k1, तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिवर्स में। सो रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, सही है ना। तो अब ध्यान से सुने सभी बच्चे, एंडोथर्मिक का भाई केस तुम्हें याद होना चाहिए, और ना हो तो ये इक्वेशन मन में याद थोड़ा रखिएगा, ठीक। तो सुनो, एंडोथर्मिक के दो केस हैं भाई। कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यानी कि कोई प्रोसेस होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। अब तुम गए, तुमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया अचानक से, तो यदि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर यदि तुमने बढ़ा दिया, T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर, नया टेम्परेचर T2 है, बढ़ा दिया। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कहां शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड में, और एंडोथर्मिक ही था और टेम्परेचर अगर तुमने घटा दिया तो वो रिवर्स में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। सो कंक्लूजन फॉर एंडोथर्मिक, कंक्लूजन फॉर एंडोथर्मिक, याद रख सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। ओके, नाउ ध्यान दे स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन फॉर कंक्लूजन फॉर या समरी फॉर एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, नंबर 1, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक, अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन FRWD डायरेक्शन, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन। नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। एंड इसी में इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, प्रोसेस एंडोथर्मिक ही है, लेकिन इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस तो देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। ये ली चार्ट्रियल के प्रिंसिपल में ही आता है और आपको याद रखना है। आ गया। अब आइए एक्सोथर्मिक का केस, केस 2। केस 2 के अंदर भी दोनों केस ही पढ़ा दूंगा यार, है ना। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बोलो डेल्टा एच नॉट कैसा होता है तुम्हारा, एक्सोथर्मिक मतलब लेस देन 0, यानी कि डेल्टा एच नॉट तुम्हारा कैसा है, बोलो नेगेटिव है। हीट बाहर निकल रही ना भाई एक्सोथर्मिक में, सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखोगे, केमिस्ट्री चल रहा है, हीट बाहर निकल रही है, ठीक। तो डेल्टा एच नॉट तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक। अब ध्यान देना जरा, और मेरा अजम्पशन क्या है, पहला अजम्पशन क्या है मेरा, पहला अजम्पशन क्या है मेरा कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है, यानी कि जो पहले लेस टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे थे, या सॉरी 300 केल्विन पे, अब उसको 400 केल्विन पे करा रहे हैं, ठीक। इक्वेशन क्या पढ़ के आए हो तुम, लॉग, बोलो K2 बाय K1 बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3032R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, है ना, T1 इंटू T2, चेक कर लो, यही है डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303R इन द ब्रैकेट सॉरी इन द ब्रैकेट T2 माइनस, ये एलसीएम लेके इतना आ जाएगा ना, ठीक। अब सुनो एक बात बताओ, ध्यान सुनना, डेल्टा एच नॉट कैसा है तुम्हारा, नेगेटिव है, तो भैया ये हो गया कैसा, माइनस में, ठीक, ये हो गया नेगेटिव, और नीचे तो पूरा है पॉजिटिव, ठीक। और इनटू सुनो, T2 बड़ा T1 छोटा, मान लो ये 400 केल्विन, ठीक, और ये हो गया कितना 300, 400 माइनस 300 कितना आ जाएगा, प्लस में ही आएगा, तो ऊपर हो गया पॉजिटिव, और नीचे भी T1 इंटू T2 400 इंटू 300 1200 पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा, माइनस में। यानी कि बच्चों क्या आ जाएगा बताइए, लॉग ऑफ K2 बाय K1 नेगेटिव आ गया, कहने का क्या मतलब है, लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज लेस देन 0, और यदि लॉग के साथ कुछ भी हो और लॉग की वैल्यू नेगेटिव, तो जो कुछ भी होता है यहाँ पर, यानी कि K2 बाय K1 को लेस होना पड़ेगा किससे, 1 से।
ठीक, और यदि लेस होना पड़ेगा 1 से, K1 उधर जाएगा, सो K2 is less than K1, so reaction will shift in reverse direction. Reaction या equilibrium will shift in reverse direction. Equilibrium will shift in reverse direction. एक चीज देखा आपने क्या सर, जरा कंपेयर कर लेना। एंडोथर्मिक था तो अगर तुमने क्या किया था, टेम्परेचर इंक्रीज किया था, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने फॉरवर्ड जाता था, लेकिन एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कहां जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। अब इसी का केस 2, जब हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है, यानी कि T2 इज लेस देन T1, इसी में इन क्या है, एक्सोथर्मिक ना, इन एक्सोथर्मिक टेम्परेचर डिक्रीजेस, इन exothermic if we decrease the temperature. ठीक, कहने का मतलब है T2 is less than T1, ये हमारा assumption है। अब जरा बताना क्या हो जाएगा, बोलो। log K2 upon K1, log K2 upon K1, ध्यान देना बच्चों, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां आएगा नेगेटिव, और इनटू क्योंकि T1 इज लेस देन T2 है तो इस बार क्या हो जाएगा, सॉरी T2 इज लेस देन T1 है तो इस बार क्या हो जाएगा बताओ, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बताओ, 300 माइनस 400 माइनस का 100, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ओवरऑल आंसर कैसा आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव। कहने भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो लॉग K2 अपॉन K1 इज ग्रेटर देन 0, तो K2 अपॉन K1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1, K1 उधर चला जाएगा, तो K2 इज ग्रेटर देन K1। ठीक, ओके, तो कहने का क्या मतलब है कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव या इक्विलिब्रियम विल मूव इन FRWD डायरेक्शन। ठीक, बात समझ रहे हो, मतलब एंडोथर्मिक था और तुमने टेम्परेचर डिक्रीज किया था तो वो कहाँ गया था, रिवर्स में, लेकिन एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वो कहाँ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक काम और कर लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, केस 3। केस 3 करने से पहले क्या हम कुछ टेबल ओबल बना लें, याद करने के लिए कुछ टेबल बना लें, कैसे बनाएंगे, एंडोथर्मिक के लिए और एक्सोथर्मिक के लिए, है ना। तो देखो टेबल क्या बनाना है यार, आपको याद ही करना पड़ेगा, बट फिर भी देखो, एंडोथर्मिक, यहाँ एंडोथर्मिक लिख दें, यहाँ एक्सोथर्मिक, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक, और नीचे रिजल्ट, है ना। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, एंडोथर्मिक के लिए पढ़ा हमने, एंडोथर्मिक, ठीक, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज्ड मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, और यहां हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज्ड, यानी कि T2 इज नया टेम्परेचर पुराने वाले से छोटा है। ठीक, अब सुनो, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, ये देखो एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन FRWD डायरेक्शन। आया, बोलिए, पढ़ना आया ये टेबल, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसी का रिवर्स टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, ये टेबल याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है अगर, ठीक, तो ध्यान सुनो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, ये देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया था तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, तो एक्सोथर्मिक के लिए अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये लीजिए,
ये टेबल एक बन गया और इसको आप याद कर लीजिए, बस यही है, यही याद करके जाओगे तो आपके सवाल हो जाएंगे। ठीक, अब सुनो, एक हाइपोथेटिकल केस होता है, केस 3, ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, बट फिर भी थर्ड केस लिख लेना, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल केस। अब कोई केस ऐसा होता नहीं है, लेकिन बात समझ रहे हो, क्वेश्चन तो बना ही देगा। क्या देगा पता है, थर्ड केस में आपको डेल्टा एच 0 दे देगा, चेंज इन एंथैल्पी कितने हो जाएगा, 0, चाहे डेल्टा एच 0 दे दे चाहे डेल्टा एच नॉट 0 दे दे, तो क्या बनेगा बताओ, लॉग K2 बाय K1, फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1। अब सुनो भाई, चाहे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, क्यों, डेल्टा एच नॉट ही 0 हो गया। तो यदि डेल्टा एच नॉट ये चीज 0 हो गई तो 0 अपॉन समथिंग 0, 0 इंटू 0 0, यानी कि लॉग K2 अपॉन K1, है ना, इज इक्वल्स टू 0। और कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, यदि log x 0 हो जाता है तो x को 1 होना पड़ता है, log 1 ही तो 0 होता है। ठीक, तो log ऑफ समथिंग अगर 0 है तो जो भी समथिंग लिखा है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो तो K2 इज इक्वल्स टू K1। तो इक्विलिब्रियम पे कोई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा यार। ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर दो तुम चाहे जितनी मर्जी है, अब चाहे तो टेम्परेचर इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, चाहे यहाँ पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, K2 इज इक्वल्स टू K1। ठीक, सो क्या आएगा आंसर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इफ डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू 0, इफ डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू 0 या डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 0 दिया हो तो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, तो इस तरीके से करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करके आना है, इसका मैं आपको PDF भेज देता हूं, और आपको क्या करके आना है, आपको रिवाइज करके आना है जिससे हम अपने सवाल बना सकें। ठीक, चलिए।